जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में रीड करना है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इस अर्थशास्त्र का जन्मदाता, भारत में जन्मदाता कौन है, यानी कि उत्पादन के साधन क्या हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है या विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। दूसरा, हमने पढ़ना है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी कि सेक्टर को, नेचर, टर्म और कंडीशन, ऑनरशिप के मॉडल, इनके आधार पर किस प्रकार डिवाइडेशन किया गया है। आर्थिक समृद्धि और विकास क्या होता है, मात्रात्मक गुणात्मक अवधारणा क्या है, और विभिन्न प्राथमिक पहले नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और 2021 के लेटेस्ट भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, अधिक उम्र का अर्थशास्त्री, दूसरे अर्थशास्त्री, प्रथम अर्थशास्त्री, भारतीय, इन सबसे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उनको कवर करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र। इकोनॉमी का मतलब हमारा किसी तरह के पैसे से नहीं है, ये केवल और केवल एक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट यानी कि अर्थ का मतलब मनी, शास्त्र, उस पैसे को कैसे मैनेज करना है या किसी इकोनॉमी में कैसे मैनेज करना है। तो सारा का सारा अर्थशास्त्र किस पे है? मैनेजमेंट पे है, जिसका केवल और केवल अर्थ क्या है? घरेलू प्रबंध। जैसे हम घर में मैनेजमेंट करते हैं, वो सारा का सारा ही अर्थशास्त्र है। अब वो अर्थशास्त्र किस तरीके से किया जा रहा है, यानी कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। समाज में रहते हैं तो अर्थशास्त्र कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मानव के क्रियाकलाप, जो एक्टिविटी कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, किसी चीज़ का उपभोग कर रहा है, निवेश इन्वेस्ट कर रहा है, विनिमय कर रहा है, वितरण कर रहा है, उन सब का जो कुल मिलाकर अध्ययन किया जा रहा है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत है। यानी कि इसकी उत्पत्ति आइकोनिया शब्द से हुए, जो किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था, जिसका अर्थ है घरेलू प्रबंध। तो ये भी ध्यान रखना, आइकोनिया शब्द किसने दिया? अरस्तु ने दिया है। अर्थ क्या होता है? घरेलू प्रबंध है। तो उत्पाद क्या होते हैं? उत्पाद किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना उत्पाद कहलाता है। यानी कि उत्पादन, प्रोडक्शन क्या होगा? किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना। अब अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को उपयोग करने योग्य बनाना, किसी भी तरीके से उसे उपयोग कैसे किया जा सकता है, वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रोडक्शन कहलाएगा। यानी कि अब उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी सारी बढ़ गई है। उत्पादन या तो वस्तु का होगा या फिर सेवा का होगा। वस्तु का तो मतलब गेहूं से हो गया, सेवा का मतलब उत्पादन, जो हम सेवाएं सर्विस दे रहे हैं वो किस प्रकार से की जा सकती है। तो क्वेश्चन पूछा था उत्पादन के साधन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। क्वेश्चन बनाया उसने कि निम्न में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है, यानी कि इसका कारक फैक्टर कौन सा नहीं है। तो उत्पादन के लिए इंसान को पहले क्या चाहिए? भूमि चाहिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पे तो करेगा ना उस चीज़ को उत्पादन, भूमि चाहिएगी। उस भूमि उत्पादन यानी कि तो स्थिर साधन किसे बोला जाता है? भूमि को। फिर वहाँ पे क्या चाहिए? श्रम, जो वहाँ पे श्रमिक होंगे, लेबर होगी, काम करने के लिए भी चाहिएगी, उसको बोला गया परिवर्तनशील साधन, यानी कि बदलता रहता है। कैपिटल, पूंजी, ये भी एक स्थिर साधन है। क्यों? एक बार इन्वेस्ट कर दिया गया है। कैपिटल, वैसे तो मनी नहीं बोलते, इकोनॉमिक्स में इसको कैपिटल बोला जाता है। अब कैपिटल से राजधानी मत समझना आप इसको, तो पूंजी यानी कि कैपिटल आप रिलेट कर लेंगे इसको। फिर संगठन यानी कि उद्यमी, इंटरपेनुलर यानी कि जो उद्यमी होते हैं, संगठन लगाया जाता है कि कोई प्लान कौन देगा, प्लान देने का काम संगठन का होगा। ठीक है, पूंजी मालिक लगाएगा, श्रम भी लेके आएगा और भूमि भी होगी। तो ये उत्पादन के साधन है। 4 उत्पादन के साधन मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इनको ध्यान रखेंगे। यदि इन चारों पर सरकार का अधिकार है, किसका? गवर्नमेंट का अधिकार है, इन चारों के चारों गवर्नमेंट ने लगाए हैं, तो उसको बोला जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैसी? समाजवादी। तो एक हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। यदि सारा का सारा निजी क्षेत्र ने लगाया, किसी ने अपने पैसे से लगाया, सारी चीज को डेवलप किया है, तो उसे बोलेंगे हम पूंजीवादी। कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और यदि दोनों ने मिक्स किया है, गवर्नमेंट भी है और किसी का निजी भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, तो उसे बोलेंगे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसे और आगे भी जाके हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। उसके बाद हमने रिलेट क्या करना है, इसमें पढ़ना क्या है इंपॉर्टेंट। 1776 में, ये सन ध्यान रखें हम, 1776 में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और दार्शनिक, देखो इसको ध्यान रखना, एडम स्मिथ थे, एक अर्थशास्त्री भी थे और दार्शनिक भी थे, ये आप ध्यान रखेंगे। 1776 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और दार्शनिक एडम स्मिथ ने लिखी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछी भी गई है काफ़ी बार।
वेल्थ ऑफ नेशन में ही आधुनिक अर्थशास्त्र का उद्भव माना जाता है। किस बुक से? वेल्थ ऑफ नेशन से पूरे के पूरे आधुनिक अर्थशास्त्र का यानी कि मॉडर्न इकोनॉमी का जन्मदाता किस बुक को बोला जाता है? वेल्थ ऑफ नेशन को बोला जाता है। लेखक एडम स्मिथ है। यही कारण है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक पूछे एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का लेखक एडम स्मिथ, और स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और दार्शनिक एडम स्मिथ। कब लिखी? 1776 में। तो भारतीय अर्थशास्त्र का भी जन्मदाता कोई ना कोई होगा, एम विश्वेश्वरैया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, एम विश्वेश्वरैया। विश्व में तो एडम स्मिथ है, लेकिन भारत में विश्वेश्वरैया है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। एडम स्मिथ ने एक कोटेशन दी है, एक कथन कहा है कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र में देखा भी होगा आपने, मनी घूमती है यानी कि धन घूमता है, तो इस धन का ही विज्ञान है, साइंटिफिक तरीका है। तो किसने बोला था? वो एडम स्मिथ ने। जबकि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखे यदि आप, अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो चाणक्य द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चाणक्य सम्राट जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके मंत्री थे। कौन थे? चाणक्य जी। और चाणक्य जी द्वारा ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का संबंध राजनीति से है। तो चाणक्य राजनीति में बहुत अव्वल थे, आगे थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ही इस पुस्तक में सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। तो ये तो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन हो जाएगा, तो आप इसे केवल रिलेट करेंगे। अर्थशास्त्र पुस्तक भी है जो चाणक्य द्वारा लिखी गई है, राजनीति से संबंध है, और सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख इस अर्थशास्त्र वाली बुक में किया गया है। उस सप्तांग सिद्धांत में 7 चीज़ों का उल्लेख किया गया है, जो आप यहाँ देखेंगे। राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और सुहृद यानी कि मित्र, इन टाइप का उसमें जो है जिक्र किया गया है। प्रोडक्शन को मैंने आपको भी बताया था, 4 साधन है: पूंजी, भूमि, उद्यमी और श्रमिक। यदि चारों पर सरकार का अधिकार हो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, और निजी क्षेत्र का तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और यदि संयुक्त है दोनों तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अभी हम अर्थव्यवस्था कर रहे हैं, तो इसका मतलब कैसे समझते हैं? अर्थव्यवस्था, जब अर्थशास्त्र की अवधारणाएं, तो बुक लिखी गई हैं, वेल्थ ऑफ नेशन हो गया जो एडम स्मिथ ने लिखी। यदि हम उसकी अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल, सिद्धांत को सामाजिक जीवन में प्रयोग करें, यानी कि उनका रेगुलेशन करें अपनी डेली रूटीन लाइफ में, तब वो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। यानी कि हमने मैनेजमेंट कर दिया है कि अब हम रूलिंग के हिसाब से, सिद्धांतों के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के आधार पर हम अपना जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगी? हमारी अर्थव्यवस्था। जैसे यदि हम उस सिद्धांत को, कॉन्सेप्ट, इन अवधारणाओं को भारत में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, भारत में लागू कर रहे हैं, तो कहलाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था। अमेरिका में कर रहे हैं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था। तो इसी टाइप से इसके नाम रखे गए हैं। यानी कि कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था अपने आप में अधूरा शब्द है, जब तक यह पूर्ण नहीं होता, जब तक इससे पहले किसी देश का नाम ना जोड़ दिया जाए। तो इसलिए भारत का नाम जोड़ दिया तो भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी बताया मैंने आपको, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का अधिकार रहता है। यदि विकास, डेवलपमेंट के आधार पर देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत अभी विकास कर रहा है, तो इसलिए विकासशील अर्थव्यवस्था में भारत आता है। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। यदि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के वर्गीकरण के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था पूछी जाए आपसे, तब आपने क्या टिक करना है? तब आपने करना है निम्न माध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था। निम्न यानी कि नीचे की कैटेगरी है, और मध्यम आय है, यानी कि ना तो ज़्यादा गरीब है भारत और ना ज़्यादा अमीर है, तो मध्यम आय है, इनकम भी मध्यम है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था भारत की है, किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अनुसार। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको बता दी है कैसी होगी, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व हो। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था ही सुनहरी कड़ी कहलाती है किसी भी अर्थव्यवस्था की। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब स्वीकार किया गया होगा? तो पहले तो भारत आज़ाद होगा तभी तो स्वीकार करेगा किसी चीज़ को। 47 में आज़ाद हुआ, 48 में भारत ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक भी किसी न किसी को बोला जाता होगा। तो ब्रिटेन ही भारत पर राज कर रहा था, तो उसी ने ही इसका जनक माना जाता है, ब्रिटेन का जनक। ब्रिटेन का अर्थशास्त्री है वो जॉन मेनार्ड। कौन है? जॉन मेनार्ड क्रेन्स। जॉन मेनार्ड क्रेन्स, MC ध्यान रखेंगे। ये अर्थशास्त्री है कहाँ का? ब्रिटेन का, जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका जनक इसको माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पैसा भी कहीं ना कहीं से आता होगा, तो उसी आधार पर इनको सेक्टर में रखा गया है भारत को।
कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ लग रहा है, तो सेक्टर डिवाइडेशन यानी कि क्षेत्र का डिवाइडेशन किया गया है। तो क्षेत्र का डिवाइडेशन 3 टाइप से किया गया है। एक तो नेचुरल यानी कि प्रकृति के आधार पर, एक टर्म और कंडीशन यानी कि शर्त के आधार पर, दूसरा स्वामित्व, तीसरा स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप के आधार पर इस सेक्टर का डिवाइडेशन किया गया है। तो हम पहले बात करते हैं सेक्टर के डिवाइडेशन की नेचर यानी कि प्रकृति के आधार पर, जिसमें आपने सुना होगा 3 टाइप के, एक तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो ये आपको 3 कंडीशन किसमें पढ़नी है, नेचर के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार में पढ़नी है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में स्वरूप यानी नेचर के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को नॉर्मली आपने प्राकृतिक चीज़ों से जोड़ना है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब प्रकृति से, जो प्रकृति से डायरेक्ट चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो सारी की सारी प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। इस प्राथमिक क्षेत्र में इंसान को भूमि ज़्यादा चाहिए, श्रम ज़्यादा चाहिए और प्रॉफिट इसमें कम होता है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा इतनी चीज़ें ये जो है जीडीपी में इतना प्रतिभाग नहीं करती। कृषि या कृषि से संबंधित क्षेत्र सारे के सारे किस में आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा है। वनीकरण फॉरेस्टिंग हो, मत्स्य पालन यानी कि कुक्कड़, मुर्गी या बकरी पालन, पशुपालन करना हो, खनन करना हो, उत्खनन करना हो, वो सभी के सभी किस में आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ तक कवर हो जाएंगी, प्राकृतिक चीज़ें। अब ये जो प्रकृति है इसको प्राकृतिक चीज़ों को बनाने का काम भी करेगा कोई, और मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन करने का भी काम करेगा, वो किस में आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को बनाने का काम यानी कि उद्योग इंडस्ट्री लगाई जाएगी, इंडस्ट्री वाला क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र है, ठीक है। निर्माण विनिर्माण का काम द्वितीयक क्षेत्र में किया जाता है। किसी चीज़ को बनाना है और बनी हुई चीज़ टूट गई है तो उसको फिर पुनः ठीक करना है, विनिर्माण। जल विद्युत गैस पाइपलाइन ये किस में है, सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ तक चीज़ें आपको कवर। फिर बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। इस तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। किसके, सेवा क्षेत्र के। यानी कि अब आपने पहले क्षेत्र में तो किसी चीज़ को प्रकृति से ग्रहण किया, उसको फिर बनाया, यानी कि समझ लो आपने यहाँ पर आलू उगाए, ठीक है, आलू उगाए, आलू के द्वितीय क्षेत्र में इंडस्ट्री में चिप्स बना दिए। अब ये चिप्स किसी न किसी के द्वारा तो पहुँचाए जाएंगे ना कहीं, तो जो सेवा क्षेत्र हो रहा है वो किसका होगा, तीसरे क्षेत्र का होगा। कौन से का, तीसरे क्षेत्र का, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट का काम, संचार का काम, बैंकिंग पैसे की लेनदारी, बैंकिंग भी तो सेवा की तरह ही होती है, इंसान सेवा करता है उसमें, बैंकिंग, बीमा, हॉस्पिटल और परिवहन, शिक्षा, ये सब किस में आती हैं, ये आपके तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें सेवाएं की जाए। पैसा एक हाथ से पैसा लिया दूसरे हाथ दे दिया, यानी कि सेवा की जा रही है, वो सारे के सारे किस में होंगे, तृतीयक क्षेत्र में होंगे। पहला प्रकृति से रिलेटेड है, दूसरा उद्योग इंडस्ट्री से है, तीसरा सेवा क्षेत्र से है जिसमें सेवा की जा रही है, गुड और सर्विस इसमें की जाती है। अब यदि कंडीशन के आधार पर बात करें, कंडीशन के आधार पर, टर्म और कंडीशन के आधार पर भी इसके 2 टाइप्स हैं। एक तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होगा जिसमें टाइमिंग फिक्स हो किसी भी काम की, सैलरी फिक्स हो, हॉलीडे छुट्टी फिक्स हो, ये सभी चीज़ें जिसमें फिक्स होंगी वो सारे के सारे किस में आएंगे, संगठित क्षेत्र में आएंगे। जैसे कि सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र है रेलवे, जो सबसे ज़्यादा जॉब भी देता है रेलवे, संगठित क्षेत्र रेलवे, टाइमिंग फिक्स है, सैलरी फिक्स है, हॉलीडे फिक्स है, तो ये सब किस में है, रेलवे वाला क्षेत्र है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। अनऑर्गेनाइज्ड जिसमें ये चीज़ें फिक्स ना हो, जैसे खेती, इंसान का जब मन किया खेती करने चला गया और खेत में चला भी गया, पता लगा वहाँ पढ़ के सो गया, काम नहीं किया, यानी कि ना तो टाइमिंग फिक्स ना किसी की सैलरी फिक्स, ठीक है। दुकान, परिवहन, ये सब चीज़ें क्या हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे बड़ा क्षेत्र कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट रखने हैं। रेलवे तो आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ा क्षेत्र, और अनऑर्गेनाइज्ड में कौन सा आएगा, कपड़ा, सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व, मालिक के आधार पर, यदि कोई मालिक हो, जैसे किसी चीज़ का कोई मालिक अपने आप दुकान डेवलप कर रहा है किसी चीज़ को, तो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि उस पर केवल उसी का ही अधिकार है। पब्लिक सेक्टर जिस पे गवर्नमेंट किसी चीज़ को डेवलप कर रही है तो गवर्नमेंट का अधिकार है, वो पब्लिक सेक्टर में आता है। पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ये जो भी फिलहाल चल रहा है जिसको हम जॉइंट वेंचर भी बोलते हैं, जॉइंट वेंचर यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसके तहत क्या होता है,
पब्लिक यानी कि प्राइवेट सेक्टर का भी और गवर्नमेंट सेक्टर का भी, दोनों की साझेदारी से किसी चीज़ को डेवलप किया जाता है। ये मॉडल आज के टाइम का सबसे अच्छा मॉडल है। इसको समझ कैसे सकते हैं, जैसे कहीं पर किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को बोल देते हैं कि आप इसमें पैसा लगाइए, थोड़ा गवर्नमेंट लगाएगी। यदि आपने किसी चीज़ का 100% रखा और उसमें 50% प्राइवेट ने लगाया, 50% गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद यदि यहाँ सड़क भी बनाई होगी कोई और उस पर से टोल टैक्स, यदि टोल टैक्स वसूला जा रहा है सड़क बनाने के बाद, आम जनता के लिए तो फ़ायदा होगा, सड़क भी बन गई। अब फ़ायदा कैसे होगा, आम जनता को तो सड़क मिल गई, अब जो टैक्स दे रही है उसमें 50% प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, 50% गवर्नमेंट में, काम भी हो गया, गवर्नमेंट का बोझ हल्का हो गया और दोनों चीज़ों का मिक्सअप भी होगा, देख रेख भी ठीक ठाक हो जाएगी फिर उसकी। इसलिए ये चीज़ अब फिलहाल के दौर में सही चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की। इससे पहले आपको एक चीज़ और बता देते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में जो जीडीपी का इनकम है वो कितना है, 19.9%। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र 26.1% और तृतीयक क्षेत्र 54%। यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्र जीडीपी में कौन सा है, तो जीडीपी में जो सबसे बड़ा क्षेत्र आता है वो तृतीयक क्षेत्र आता है। जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तृतीयक क्षेत्र का है, सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र का पहले ज़्यादा था आज़ादी के टाइम, लेकिन अब वर्तमान में तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा जो है जीडीपी में इनकम है, क्योंकि बिजनेस वगैरह ये सब चीज़ें, किसी चीज़ का हॉस्पिटल, बीमा, शिक्षा, परिवहन, बैंकिंग, संचार, ये बड़ी बड़ी चीज़ें किस में आ गई है, सबसे ज़्यादा सारी चीज़ें तृतीयक क्षेत्र में, तो इसलिए जीडीपी में योगदान भी किसका होगा, तृतीयक क्षेत्र का। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास किसे बोलते हैं, समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता है जब चहुमुखी विकास हो, चारों ओर से विकास हो, समृद्धि होता है केवल वृद्धि हो रही है। आर्थिक समृद्धि से आज से जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन से, केवल मात्रात्मक केवल थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, इसका अगला चरण आर्थिक विकास कहलाता है। आर्थिक विकास कैसे कहलाएगा, जब अर्थव्यवस्था का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक विकास रूप से गुणोत्तर दर से विकास होता हो, वो आर्थिक विकास कहलाएगा। यदि किसी देश का या किसी देश की अर्थव्यवस्था का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इकोनॉमिकली भी हो रहा है, सोशल भी हो रहा है, पॉलिटिकल भी हो रहा है और सांस्कृतिकल भी हो रहा है, तो वो विकास कैसा कहलाएगा, आर्थिक विकास कहलाएगा। और वो किस दर से होना चाहिए, गुणोत्तर दर से होना चाहिए। गुणोत्तर दर से यानी कि गुणा में होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। और जबकि ये केवल क्या है, मात्रात्मक, थोड़ी सी वृद्धि होने से है। तो यहाँ से 2 पॉइंट पूछे जाते हैं, आर्थिक समृद्धि किस टाइप की अवधारणा है, तो आर्थिक समृद्धि है मात्रात्मक अवधारणा और जो आर्थिक विकास है वह गुणात्मक अवधारणा। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब अर्थशास्त्र के जो नोबेल प्राइज मिले हैं उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको एक नज़र देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, वो कौन थे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे, जिन्हें 1998 में यह पुरस्कार दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, ओवरऑल भारतीय नहीं, केवल पहले भारतीय। तो किस क्षेत्र के लिए दिया गया था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अमर्त्य सेन को जो नोबेल प्राइज था वो किसके लिए दिया गया था, तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। तो पहले पूछा, तो दूसरा भी पूछा गया है। दूसरा है अभिजीत बैनर्जी, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे, भारतीय मूल के दूसरे अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, अभिजीत बैनर्जी। पहले अमर्त्य सेन, दूसरे अभिजीत बैनर्जी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार भी किसी न किसी को मिला होगा, तो पहली बार जो दिए गए थे 1901 में दिए गए थे। किसे मिला था, प्रोफेसर रगनर फ्रिस और टिम वर्जन को। किस किस को, रगनार फ्रिस और टिम वर्जन को। तो फ्रिस वर्जन, ये ध्यान रखेंगे, पहली बार फ्रेश वर्जन, ये ध्यान हो जाएगा आपको, इसको रिलेट कर लेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एलिनर ओस्ट्रोम थी। कौन थी, एलिनर ओस्ट्रोम, यानी कि औसम काम किया कि पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसी महिला को पुरस्कार मिला। औसम काम किसने किया, एलिनर ओस्ट्रोम ने। ठीक है, सबसे कम उम्र की महिला अर्थशास्त्री, यानी कि इनकी उम्र बहुत कम थी, डुफ्लो, यानी कि डफर टाइप की थी महिला, इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, एथलर डुफ्लो सबसे कम उम्र की थी। ठीक है, सबसे कम उम्र के पुरुष अर्थशास्त्री कौन थे, एरो, कैनेस एरो, यानी कि ऐश कर रहे थे, तो ऐश, कैनेस एरो सबसे कम उम्र में ही ऐश कर रहे थे, कौन, कैनेस एरो सबसे कम उम्र का पुरुष अर्थशास्त्री का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो सबसे अधिक
उम्र के अर्थशास्त्री कौन है? लियोनिड है। लियोनिड यानी कि इंसान जब बुजुर्ग हो जाता है तो निड के चलना शुरू कर देता है, ठीक है ना, निड जाता है ना, वो मुड़ के चलता है, तो लियोनिड सबसे अधिक उम्र के अर्थशास्त्री लियोनिड। तो 2019 के तो आपको ध्यान नहीं रखने हैं, बस केवल ध्यान करना है अभिजीत बैनर्जी जो दूसरे भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, उन्हें 2019 में मिला था। ये किसके लिए दिया गया था? वैश्विक गरीबी के लिए। जैसे कल्याणकारी के लिए किसे मिला था? जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे उन्हें, और वैश्विक गरीबी के लिए अभिजीत बैनर्जी को, ठीक है, 2019 में। तो 2020 के नीलामी के लिए 2 पुरस्कार दिए गए हैं। किस किस को मिले थे 2020 में? रॉबर्ट पी विल्सन और मिली ग्राम। विल्सन और मिली ग्राम को 2020 में मिले थे। इंपॉर्टेंट अब जो 2021 के याद रखने हैं आपको। 2021 में 3 है। 2021 में नोबेल प्राइज 3 को मिला है। एक तो डेविड कार्ड और एक जोशनु डी एंग्रिस्ट और गुडो वी इम्बेंस। तो डेविड कार्ड यानी कि ये बोलते हैं ना कि डेविड कार्ड, किसी को जोश जोश में मत देना वरना गुड़ गोबर हो जाएगा। तो गुड़ गोबर हो जाएगा। डेबिट कार्ड, तो डेबिट कार्ड तो आदमी इकोनॉमी में तो यूज करता है। डेबिट कार्ड जो जोश में मत देना, नहीं तो गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए दिया गया है? नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।